Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। जैसा कि कल अपन ने बात करी थी MA 309 कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन के फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा था कि व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन और मशीन डिज़ाइन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन जो हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें हमको जब अपन किसी चीज़ को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ हमारे को कंसिडर करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, वो कल अपन ने डिस्कस किया था। आज के जो टॉपिक है वो है जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन, कि जब अपन डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर अपन फॉलो करते हैं डिज़ाइन का, क्या क्या चीज़ अपन उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या स्टेप रहता है, वो आज अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे। राइट। तो जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन, इसमें आप इन डिज़ाइनिंग मशीन कंपोनेंट, कोई सा भी मशीन का कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शाफ्ट हो गई, कोई बीयरिंग हो गई, कोई एक्सेल हो गया या और कोई पार्ट हो गया, कोई ब्रैकेट हो गया, कोई सा भी पार्ट हो, मशीन का कंपोनेंट हो, कोई लीवर हो गया, कोई शाफ्ट है, कोई कपलिंग है, कोई की है, कोई सा भी कंपोनेंट मशीन का, कोई सा भी कंपोनेंट, देयर इज़ नो रिजिड रूल। उसमें कोई रिजिड रूल नहीं है, फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी में कुछ करना पड़ता है, किसी में कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक प्रोसीजर है, उसको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम में बी अटेम्प्टेड इन सेवरी वेज। जो प्रॉब्लम है उसको अपन कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो जनरल प्रोसीजर है टू सॉल्व अ डिज़ाइन प्रॉब्लम, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इंडिकेटिंग द पर्पस फॉर विच द मशीन इज टू बी डिज़ाइन। सबसे पहले अपन को क्या करना है, कंप्लीट स्टेटमेंट बनाना है प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम क्या है, मशीन किस लिए डिज़ाइन की जा रही है, उसका स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें हमको ये सुनिश्चित हो सके कि उस मशीन का, उस कंपोनेंट का पर्पस क्या है, कहाँ उपयोग में ली जाएगी वो, और कहाँ यूज़ में ली जाएगी, और क्या उसका मतलब कह सकते हैं कि क्या उसका आउटपुट होगा। राइट। तो पहला ये स्टेटमेंट बनाना है कि कहाँ उस मशीन का यूज़ है, पर्पस है, जहाँ अपन उसको, जिस मशीन को अपन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सेकेंड है सेलेक्ट द पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ मैकेनिज्म विच विल बी गिव द डिज़ायर्ड मोशन, कि अब उस कंपोनेंट में अगर कोई सिंगल कंपोनेंट है तो उसमें ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं लगेंगे, ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही एक कंपोनेंट है। लेकिन अगर किसी मशीनरी का डिज़ाइन करने जा रहे हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल आईसी इंजन हो गया, इंजन का कर रहे हैं, या किसी लेथ मशीन का कर रहे हैं, किसी शेपर मशीन का कर रहे हैं, या किसी और ऐसी भारी मशीन का कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे किसी 2 व्हीलर का कर रहे हैं डिज़ाइन अपन, तो उसमें अपन को ये देखना पड़ेगा कि पॉसिबल ग्रुप ऑफ मैकेनिज़म्स, कि कौन कौन से इसमें मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से उसमें जो मैकेनिज़्म है वो लगेंगे, जो इसको डिज़ायर मोशन देंगे, जो इसको वो मोशन प्रदान करेंगे जो इसके लिए नीडफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मान लीजिए आईसी इंजन की बात कर रहे हैं अपन, व्हीकल की बात कर रहे हैं 2 व्हीलर की, उसमें आईसी इंजन है। अब आईसी इंजन में देखिए कौन कौन से मोशन होते हैं। पहला, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। एक तो वो मैकेनिज़्म हो गया, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैकेनिज़्म में, इसलिए यहाँ ये जो मैकेनिज़्म बोल रहा है उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बोल रहा है कि जब मैकेनिज़्म होता है तब उसके ऊपर उसी प्रकार से स्ट्रेसेस आती हैं, उसी प्रकार से उस पर बल उत्पन्न होते हैं, जिनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ जो है वो, जैसे आईसी इंजन मैंने बताया आपको, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो गया। फिर कनेक्टिंग रॉड जुड़ी रहती है क्रैंक शाफ्ट से, तो वहाँ उसका रोटेशनल मोशन है, तो वहाँ पर अपन को उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा।
कि वहाँ रोटेशनल मोशन है और पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रेसिप्रोकेटिंग मोशन था, राइट। तो इस तरीके से कौन कौन से मोशन इसमें इन्वॉल्व है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड, फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच मेंबर ऑफ द मशीन, कि जो मशीन के अलग अलग मेंबर हैं उनके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एंड एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द मेंबर, और उस मेंबर के द्वारा कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ रही है, ये हमारे को नेक्स्ट ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सेलेक्ट द मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर ईच मेंबर ऑफ द मशीन। फिर इसके बाद हमको मटेरियल सेलेक्ट करना है, जो डिज़ाइन हम करने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट द मटेरियल फॉर बेस्ट सूटेड फॉर ईच मेंबर ऑफ द मशीन, जो मटेरियल है उसका अपन को चुनाव करना है। मटेरियल भी कई तरीके के होते हैं, जैसे फेरस और नॉन फेरस। तो उसमें हम उसको किस मटेरियल का मेटल का बनाना चाह रहे हैं, वुडन का बनाना चाह रहे हैं, प्लास्टिक का बनाना चाह रहे हैं, फाइबर का बनाना चाह रहे हैं, या और किसी मटेरियल का अपन उसको बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमारे को मटेरियल का चुनाव करना पड़ेगा कि वो किस मटेरियल का अपन बनाएं, जो स्ट्रेसेस को झेल जाए, जो फोर्सेस को झेल जाए, उसको सस्टेन कर सके और उसमें फेलियर के चांसेस हमारे कंपोनेंट में कम हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको डिज़ाइन जो इंजीनियर है या डिज़ाइनर जो है उसी को ये मटेरियल का चुनाव करना पड़ेगा, उसी को मटेरियल चूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा कंपोनेंट जल्दी फेल ना हो और उस स्तर का बन सकें जिस स्तर की हमारे को नीड है, राइट। तो चौथा स्टेप हमारा मटेरियल का था। फिर पांचवा स्टेप जो है फाइंड द साइज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मशीन, कि मशीन के हर मेंबर का साइज कि कितना बड़ा होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, वो साइज ऑफ द मेंबर बाय कंसिडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर द मटेरियल यूज्ड। बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छी बात है कि जब साइज आ जाता है तब हमारा ये गणना हो जाती है कि कितना उसके ऊपर फोर्स आएगा और वो साइज़ उसको झेल पाएगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंपोनेंट छोटा है तो पहले हमने फोर्स की गणना करी है, उसके बाद ही हम साइज़ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे को ये निश्चय करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि कितना फोर्स के लिए कितना जो साइज़ है कंपोनेंट का वो नीडफुल है। क्योंकि अगर हमारा साइज़ छोटा होगा तो जो फोर्स का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो फोर्स का अमाउंट है वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जो स्ट्रेसेस आएगी कंपोनेंट में, जिसका साइज़ छोटा है उस पर स्ट्रेसेस जो आएंगी वो ज़्यादा आएंगी, और ज़्यादा स्ट्रेस अगर छोटे साइज़ पे आएंगी तो वो कारण बनता है फेलियर का, वो जल्दी टूटने का कारण बनता है, जल्दी ब्रेकडाउन का कारण बनता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स, कौन सा साइज़ जो है वो उसको सस्टेन कर सकता है, झेल सकता है। तो यहाँ साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि साइज़ के बाद ही फोर्स की जो अमाउंट है उसी से अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी स्ट्रेसेस इसमें आएंगी। तो स्ट्रेसेस है वो कंपोनेंट झेल सकता है कि नहीं, ये साइज़ पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। फिर है इट शुड बी केप्ट in mind that each member does not deflect or deform than the permissible limit। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये निश्चित फिक्स डिसाइड करना पड़ेगा कि किस साइज़ का कंपोनेंट कितना हमारा स्ट्रेस को झेल रहा है, कितना वो बिना बिना डिफ्लेक्ट हुए वो उसको सस्टेन कर रहा है हमारा कंपोनेंट। तो यहाँ इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका साइज़ क्या हो। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि साइज़ बड़ा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन अपोजिट साइड में लेते हैं कि साइज़ बड़ा होगा, जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो स्ट्रेसेस उसमें फोर्स उसकी अनुसार कम है तो स्ट्रेसेस भी कम आएगी। स्ट्रेसेस तो कम आ गई, लेकिन अब जो आपने बड़ा साइज़ करा है उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, उससे उसमें मटेरियल ज़्यादा लगेगा, फिर वो साइज़ ज़्यादा घेरेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी,
तो इस प्रकार से हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि ना हम ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं, ना हम ज़्यादा छोटा ले सकते हैं। हमारे को प्रॉपर साइज़ का कंपोनेंट ही लगाना है, उसी को डिज़ाइन करना है, राइट। फिर नेक्स्ट, मॉडिफाई द साइज ऑफ द मेंबर टू एग्री विद द पास्ट एक्सपीरियंस एंड जजमेंट ऑफ फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग। हम साइज़ को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं साइज़ को। ये डिपेंड करता है मॉडिफिकेशन का काम जो पास्ट का एक्सपीरियंस है कि जो हमने पूर्व में चीज़ें बनाई है, डिज़ाइन करी है, और जजमेंट होता है। जब डिज़ाइनर को इतनी अच्छी तरह आदत हो जाती है कि वो हर चीज़ डिज़ाइन कर रहा है, तो उसको अनुभव हो जाता है कि भाई किस तरह से इसको चीज़ को अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से उन चीज़ों को वो फेरबदल कर सकता है। और लास्ट है, ड्रॉ डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच कंपोनेंट एंड असेंबली ऑफ द मशीन विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पर जब हमारे फोर्सेस की गणना हो गई, हमारे मोशन की गणना हो गई, हमारे स्ट्रेसेस की गणना हो गई, हमने ये देख लिया साइज़ क्या है, तो उसके बाद में हम उसका एक डिटेल फिगर या डिटेल ड्राइंग अपन हर कंपोनेंट की बना सकते हैं। जो भी हम मशीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके हर कंपोनेंट का अपन डिटेल ड्राइंग बना सकते हैं, जो जहाँ फिट होगा उसकी अपन डिटेल ड्राइंग बना सकते हैं, जिससे हमारे को कंप्लीट एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट किस साइज़ का कहाँ पर कैसे लगेगा। और उसमें जब अपन ये बना लेंगे तो हमारे को ये आइडिया लग जाएगा कि उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होने हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म होंगे। और साथ ही साथ हमारे को ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें सजेस्ट किए जा सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस कंपोनेंट को जब अपन ड्राइंग बना लेंगे, उसकी डिटेल बना लेंगे, मटेरियल अपन ने चूज़ कर लिया। देखिए अपन ने क्या क्या करा, सबसे पहले फोर्सेस की गणना करी, फिर उससे स्ट्रेसेस की गणना करेंगे, फिर स्ट्रेसेस की गणना के अपन मोशन की गणना करेंगे। मोशन की गणना करने के बाद अपन ने ये देखा कि कौन सा साइज़ उसमें बेस्ट रहेगा, साइज़ की गणना करी अपन ने। फिर उसके बाद में अपन ने मटेरियल चूज़ करा कि किस मटेरियल का बनाना चाहिए। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो हम उसकी एक डिटेल ड्राइंग अपन बना सकते हैं। जब डिटेल ड्राइंग हमारी बन जाएगी तो हमारे को ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें अब कौन सा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो सूटेबल रहेगा। हमारे मैकेनिकल के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। तो अब हम इस निश्चय पर पहुंच सकते हैं कि कौन सा वाला हमारे लिए इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो और साइज़ के अकॉर्डिंग हम ये भी निर्णय ले सकते हैं जब अपन उसको ड्राइंग बना लेंगे कि कौन कौन से इसमें मैन्युफैक्चरिंग मेथड हैं जो अब इस कंपोनेंट के बनाने के लिए अपन सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये किसी भी मशीन कंपोनेंट को या मशीन को अपन जब डिज़ाइन कर रहे हैं तब अपन एक जनरल जो प्रोसीजर होता है वो ये वाला होता है, जो स्टेप्स होते हैं वो ये वाले होते हैं। सब में ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोसीजर का वो ये बताना है कि ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी भी मशीन के कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के पर या फिर पूरी मशीनरी को डिज़ाइन करने पर। जब हमारी ड्राइंग बन जाती है तब हम हमारे ये कह सकते हैं कि हमने अपना 70% काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब उसका रॉ मटेरियल और उसमें जो बनाने का कार्य शेष रहता है, जो अलग अलग प्रोसेस हैं वो शेष रहते हैं, वही बाकी रहते हैं। बाकी अपन ने अपना जो 70% काम है वो कंप्लीट कर लिया है। साइज़ ले लिया, कौन कौन से मोशन इन्वॉल्व है, स्ट्रेसेस कौन सी आ रही है, मटेरियल कौन सा लेना है। अब अपन फटाफट उसके अकॉर्डिंग अपन मटेरियल लेंगे और उसमें कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड लगेगा उसके अकॉर्डिंग अपन उसको शेप देते चले जाएंगे, क्योंकि साइज़ अपने पास है ही, अपन ने ड्राइंग में बना ही लिया है। तो इस तरीके से हमारी कंपोनेंट और हमारी मशीन बनती चली जाएगी और साकार रूप लेगी। तो ये हर किसी कंपोनेंट के लिए प्रोसीजर ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी छोटे कंपोनेंट के लिए है, सब के लिए जनरल प्रोसीजर यही रहेगा, सब के लिए हमारे को यही चीज़ फॉलो करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट।
तो ये था हमारा जो प्रोसीजर है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।